आज आप पढ़िया राजनीतिक विकास। विकास शब्द अर्थशास्त्र की देन है। जहाँ विकास का संबंध अर्थशास्त्र से है, वहीं राजनीति विकास का संबंध राजनीति विज्ञान से है। राजनीतिक विकास के उपागम के अन्य नाम संकल्प एवं सामर्थ्य दृष्टिकोण, हेल्पर्नगो, संस्थागत संयोजना, आइजनस्टैंड, संस्थाकरण, सैमुअल पी हंटिंगटन को। परिभाषा मैकेंजी के अनुसार राजनीतिक विकास उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है। आइजनस्टैंड के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तनों को लगातार आत्मसात करने की क्षमता का संस्थात्मक प्रबंध मानता है। हेलियो जग्वाराइब के अनुसार राजनीतिक विकास बराबर राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थाकरण। मायरन विनर के अनुसार राजनीतिक विकास बराबर राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थायन। हेलियो जग्वाराइब और मायरन विनर में बस इतो ही अंतर है कि हेलियो जग्वाराइब जो को राजनीतिक संस्थाकरण देवा है और राजनीतिक संस्थायन देवा है, बाकी सेम है। लुई इविंग होरोविट्ज के अनुसार राजनीतिक विकास बराबर आधुनिकीकरण प्लस औद्योगिकीकरण। सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास बराबर राजनीतिक सहभागिता प्लस राजनीतिक संस्थाकरण। और फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास बराबर सशक्त राज्य प्लस विधि का शासन प्लस उत्तरदायी शासन। राजनीतिक विकास के साधन राजनेता, राजनीतिक दल, नौकरशाही, सेना, मीडिया आदि। राजनीतिक विकास की प्रकृति के विषय में 3 दृष्टिकोण हैं: एक मार्गीय, बहुमार्गीय और द्वंद्वात्मक। राजनीतिक विकास के एक मार्गी दृष्टिकोण रखने वाले विचारक मानते हैं कि सभी राष्ट्र एक ही विकास के मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विकास उपागम के उदय के कारण डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा आमंड की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दावे के बावजूद विकसित पाश्चात्य देशों के अध्ययन तक ही सीमित हो गए। स्टीफन क्लार्क सेन का मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम केवल साम्यवादी देशों के अध्ययन में उपयोगी है। और ऐसे में तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विकास का सिद्धांत का उदय हुआ। राजनीतिक विकास के संबंध में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ प्राय 1960 से माना जाता है, जब आमंड और कोलमैन की द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन हुआ। राजनीतिक विकास के क्षेत्र में सिद्धांत की खोज का काम वास्तव में 1963 में आरंभ हुआ, जब गैब्रियल आमंड की अध्यक्षता में स्थापित की गई तुलनात्मक राजनीति की समिति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य राजनीतिक विकास और उससे संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लेखकों को एकत्रित करना था। 1963 और 1966 के बीच इस समिति के तत्वावधान में तुलनात्मक राजनीति की समिति से प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस को राजनीतिक विकास के विभिन्न पक्षों पर 6 ग्रंथ प्रकाशित किए, जिनका संबंध संचार, लोक सेवा, राजनीतिक आधुनिकीकरण, शिक्षा, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक दल व्यवस्था आदि विषयों से था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस के 5 राजनीतिक विकास विषय पर प्रकाशित प्रसिद्ध ग्रंथ। पहलो है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 में, संपादक है इनको लुसियन पाई। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 में, वो भी इंगो संपादक है ला पालोम्ब्रा।
तीसरा है एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में, कोलमैन इसका संस्थापक। चौथा है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, लुसियन पाई व सिडनी वर्बा। 10 देशों का अध्ययन, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन इसमें शामिल है। पाँचवें है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965, ला पोलम्ब्रा व मायरन विनर। इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी का उदय 1960-70 के मध्य प्रिंसटन विश्वविद्यालय USA में हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, चार्ल्स दिल्ली जो भी है, चार्ल्स गया बुक है। और प्रोफेसर मायरन विनर इंडिया का अध्ययन किया। लियोनार्ड विंडर या बाइंडर ने पाकिस्तान व ईरान का अध्ययन किया। ला पोलम्ब्रा ने इटली का अध्ययन किया। रॉबर्ट ई वार्ड ने जापान का अध्ययन किया। और सिडनी वर्बा ने जर्मनी का अध्ययन किया। रिचर्ड रोज ने इंग्लैंड का अध्ययन किया। लेनिन ने अपनी पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया में लिखा है कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत भी किसी देश का राजनीतिक आर्थिक विकास संभव है। राजनीतिक विकास का उपागम की आवश्यकता। पहला है तुलनात्मक राजनीति के सामान्यीकरण के लिए नए उपागमों की जरूरत हेतु। दूसरा है थर्ड वर्ल्ड के देशों विकासशील के अध्ययन हेतु, थर्ड वर्ल्ड के देशों के अध्ययन हेतु। तीसरा है नए राज्यों के तुलनात्मक विश्लेषण में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पर्यावरण के संपूर्ण संदर्भ को समझने के लिए। तो जेम्स कोलमैन अध्ययन करियो नाइजीरिया को। जॉर्ज आई ब्लैंकस्टैन लैटिन अमेरिकी देशों का। और जगवाराइब करो लैटिन अमेरिका को। डेविड एप्टर करो घाना और युगांडा को। लुसियन पाई करो म्यांमार और बर्मा को। FW रिग्स करो चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका का अध्ययन। और हर्बर्ट फीथ करो इंडोनेशिया को। हालांकि इन सब विचारकों ने थर्ड वर्ल्ड के देशों का अध्ययन किया है, पर इनका राजनीतिक विकास को देखने का नजरिया पूंजीवादी उदारवादी है। राजनीतिक विकास सिद्धांत में हम निम्नलिखित विद्वानों के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक विकास के सिद्धांत में जगह विद्वान है वे कौन है? लुसियन पाई, ग्रेबियल आमंड, रोस्टोव, आग्रेंस्की, हटिंगटन, FW रिग्स और है आइजनस्टैंड। तो अब है लुसियन पाई। लुसियन पाई क्या है? राजनीतिक विकास सिद्धांत को पिता है। जगह की बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है। लुसियन पाई के वह राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है। पाई ने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक विकास का अर्थ सांस्कृतिक प्रसार और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के साथ अनुकूलित, संबंधित और समायोजित करना था। राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्रवाद पर आधारित राज्य व्यवस्था का विकास करना था। यह पाई की शुरुआती परिभाषा है, बाद में इसे वापस ले लिया। राजनीतिक विकास क्या है? लुसियन पाई द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचना व राजनीतिक विकास की पूर्व शर्तों की चर्चा की गई। तो शर्तें क्या है राजनीतिक विकास की? पूर्व शर्त आर्थिक विकास। पॉल बारान, नॉर्मन एस बुकानन। 2 नंबर है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है औद्योगिक विकास, W रोस्टोव। 3 नंबर है राजनीतिक आधुनिकीकरण, कोलमैन, लिपसेट, डेविड एप्टर, गुरनार मिर्डल।
4 है, चौथी शर्त है प्रशासनिक व कानूनी विकास, मैक्स वेबर और पार्सन्स। 5वीं शर्त है लोकतंत्र, लो पोलम्ब्रा और जे रेनॉल्ड पिनॉक। 6ठी शर्त है राष्ट्र राज्य बनना, एडवर्ड सिल्स, विलियम मैसकार्ड। 7वीं शर्त है स्थायित्व व व्यवस्थाबद्ध परिवर्तन, रिग्स व कार्ल डायच। लुसियन पाई व सिडनी वर्बा की पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें 10 देशों का अध्ययन किया है। रॉबर्ट वार्ड ने जापान की परंपरावादी संस्कृति में विकास के लिए स्थायी तत्व को महत्वपूर्ण माना। रिचर्ड रोज ने इंग्लैंड के विकास में परंपरा व आधुनिकता के मिश्रण को महत्वपूर्ण माना। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट बुक है मैक्रेडिस ब्राउन की। परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या, जेबी नेटल। लुसियन पाई इन्हें परिभाषा का संकट या अर्थ परिभाषा का भ्रम कहता है तथा परिभाषा की बजाय राजनीति विकास के लक्षण बताता है, जिसके लिए वह एक विशेष शब्द प्रयुक्त करता है, विकास संलक्षण या लक्षण समष्टि। राजनीतिक विकास की 3 संलक्षण है। लुसियन पाई के द्वारा 3 संलक्षण बताया गया है। पहला है समानता, दूसरा समता, तीसरा विभेदीकरण। समानता में है राजनीतिक संस्कृति से संबंध, कानून समाज और राजनीति के समक्ष समानता, संपूर्ण जनता के संदर्भ में राजनीतिक समता, योग्यता के आधार पर चयन की क्षमता, विधिक समता। दूसरा है समता। समता में कार्य निष्पादन से संबंधित कार्य कुशलता, कार्य निष्पादन व मांगों की पूर्ति की क्षमता, प्रशासन व राज्य व्यवस्था की उपलब्धियों के स्तर के संदर्भ में कार्य निष्पादन व कार्य कुशलता, लॉ एंड ऑर्डर, मांगों की पूर्ति। तीसरा विभेदीकरण। विभेदीकरण में राज्य व्यवस्था के गठन की प्रकृति अथवा संरचनाओं के संदर्भ में शक्ति पृथक्करण और कार्य विशेषीकरण। राजनीतिक विकास के संकट, 6 संकट है। लुसियन पाई ने अपनी बुक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में ब्रिटेन के विकास का राजनीतिक विश्लेषण करते हुए 6 संकट बताए हैं, जिन्हें 6 अवस्थाएं भी माना जा सकता है। लुसियन पाई के अनुसार प्रत्येक राज्य व्यवस्था के सामने निम्नलिखित 6 संकट आते हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था इन संकटों से निपट लेती है तो वहाँ राजनीतिक विकास हो जाता है। संकट के उदाहरण पाई ने यूके ब्रिटेन से लिए हैं। पहलो संकट है आत्म परिचय, देशभक्ति का संकट या पहचान का संकट अथवा अभिज्ञान का संकट। देश की बजाय धर्म, वंश, जाति, भाषा को प्राथमिकता अर्थात राष्ट्र प्रेम का अभाव। दूसरा संकट है वैधता का संकट अथवा औचित्यपूर्णता का संकट, सत्ता को जन सहमति प्राप्त नहीं होना। तीसरा है प्रविष्टि, अंतः प्रवेश का संकट, ग्रेस रूट तक लोकतंत्र का विस्तार न होना। चौथा है भागीदारी, सहभागिता का संकट, राजनीतिक गतिविधियों, नियम निर्माण व क्रियान्वयन में जन भागीदारी व साझेदारी का अभाव। 5वां है एकीकरण का संकट, विभिन्न गुटों व समूहों की मांगों के मध्य सामंजस्य व एकीकरण न होना। 6वां है वितरण का संकट, संसाधनों, पदों, अधिकारों व सम्मानों का सही वितरण न होना। यूएसए में अश्वेत व भारत में दलित जातियां आज भी संसाधन वितरण से वंचित है। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, मैक्रेडिस ब्राउन की बुक है। लेकिन अपनी पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया में लिखा है कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत भी किसी देश का राजनीतिक आर्थिक विकास संभव है। संरचनात्मक उपागम का प्रयोग लुसियन पाई ने दक्षिणी पूर्वी एशिया व कोलमैन द्वारा नाइजीरिया में किया। रॉबर्ट ई वार्ड ने जापान का, सिडनी वर्बा ने जर्मनी का और रिचर्ड रोज ने इंग्लैंड का अध्ययन किया। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, मैक्रेडिस ब्राउन। लियोनार्ड बाइंडर ने अपनी पुस्तक क्रिसिस एंड
स्क्वेंसेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1971 में राजनीतिक विकास के 4 संकट बताए हैं। बाइंडर 4 संकट बताया है। पहलो है पहचान का संकट, दूसरो वैधता का संकट, तीसरो अंतः प्रवेश का संकट और चौथो है राजनीतिक सहभागिता का संकट। आमंड राजनीतिक विकास के लिए 5 आवश्यकता बताता है। आमंड 5 आवश्यकता बताइए राजनीतिक विकास के लिए। पहली है विकास की अवस्था की अनुक्रमिकता, दूसरी है साधनों की उपलब्धता, तीसरी है अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ साथ विकास। अब है ग्रेबियल आमंड की बुक है पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरिया 1960, आमंड कोलमैन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच 1966, आमंड पावेल। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है भूमिका विभिन्नीकरण व संस्कृति का लौकिकीकरण। आमंड के वैया राजनीतिक विकास के 3 लक्षण। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास का 3 लक्षण है। ये लक्षण के है पहलो है संस्कृति का लौकिकीकरण, दूसरो है उपव्यवस्था स्वायत्तता, तीसरो है भूमिकाओं का विभिन्नीकरण। तो संस्कृति का लौकिकीकरण में क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण या संस्कृति का लौकिकीकरण। इसका तात्पर्य राजनीतिक गतिविधियों में व्यक्ति द्वारा विभेदीकरण, अनुभवशीलता व विश्लेषणात्मक का उपयोग है। लौकिकीकरण राजनीतिक विकास को राजनीतिक संस्कृति के साथ जोड़ता है। यह धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी अवधारणा है और जनता के संदर्भ में है। दूसरो लक्षण है उपव्यवस्था स्वायत्तता। उपव्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह व मीडिया शामिल है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ताकि क्षमता बढ़े। तीसरो लक्षण है भूमिकाओं का विभिन्नीकरण। लुसियन पाई विभेदीकरण में संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करता है, जबकि आमंड भूमिका विभिन्नीकरण में प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग करता है। प्रकार्य में संरचना व उनके कार्य दोनों आते हैं। संरचनाएं ही नहीं, उनके कार्य भी अलग अलग हों। जनवादी चीन की राजनीतिक संरचनाओं पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। वह संरचनाएं तो अलग अलग है पर उनके कार्य अलग अलग नहीं है। लुसियन पाई समानता से समता से विभेदीकरण। और आमंड पावेल तथा लुसियन पाई द्वारा बताए गए राजनीतिक विकास के लक्षणों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ग्रेबियल आमंड राजनीतिक विकास के लिए 5 आवश्यकता बताते हैं। विकास की अवस्थाओं की अनुक्रमिकता, साधनों की उपलब्धता, अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ साथ विकास। 5 आवश्यकता बताते हैं और लिखी है 3। आमंड ने पावेल के साथ विभिन्न चयनित राज व्यवस्थाओं का आदिम काल से लेकर वर्तमान तक विकासात्मक विश्लेषण किया। वह अपने इस विकासात्मक उपागम को संभाव्यात्मक भी कहता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकार। सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्थाओं को 3 वर्गों में बांटी गई है। उन्हें राजनीतिक विकास और परिवर्तन की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। जैसे प्रथम वर्ग है व्यवस्था को प्रकार को पहलो प्रकार है प्रथम वर्ग अंतर्विरामी राजनीतिक संरचनाएं। इनमें संरचनात्मक विभिन्नीकरण न्यूनतम मात्रा में होता है। उनकी संस्कृति विस्तृत व संकुचित होती है। ये आदिम व्यवस्थाएं कहलाती है। दूसरा प्रकार है द्वितीय वर्ग विभेदीकृत शासनीय राजनीतिक संरचनाएं। इनमें विभिन्नीकृत संरचनाओं के साथ साथ प्रजाभावी संस्कृति होती है। ये परंपरागत व्यवस्थाएं कही जाती है। तीसरी है तृतीय वर्ग विभेदीकृत राजनीतिक अंतर संरचनाएं। इनमें विशेषीकृत एवं विभिन्नीकृत संरचनाओं के साथ साथ सहभागी राजनीतिक संस्कृति होती है। इन्हें आधुनिक व्यवस्थाएं बताया गया है। इस प्रकार संरचनात्मक विभिन्नीकरण तथा संस्कृति लौकिकीकरण के
की मात्रा के अनुसार आमंड और पावेल राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यापक वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहली है आदिम व्यवस्था, अंतर्विरामी अथवा आवर्तक राजनीतिक संरचनाएं। दूसरी है परंपरागत व्यवस्थाएं, विभिन्नकृत शासनीय राजनीतिक संरचनाएं। और तीसरी है आधुनिक व्यवस्थाएं, विभिन्नकृत राजनीतिक संरचनाएं। आमंड और पावेल का राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण, बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966। वर्गीकरण का आधार संरचनात्मक विभेदीकरण प्लस संस्कृति का लौकिकीकरण। 3 प्रकार की राज व्यवस्था है। आमंड और पावेल के अनुसार 3 प्रकार की राज व्यवस्था है। पहली है आदिम व्यवस्थाएं, दूसरी परंपरागत, तीसरी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आदिम व्यवस्था में है विशेषता आवर्तक राजनीतिक संरचनाएं। आवर्तक रुक रुक कर निरंतर नहीं। आदिम जत्थे, पहलो आदिम जत्थे एस्किमो, दूसरो खंडित व्यवस्थाएं द सूडान, तीसरो पिरामिडीय घाना के अशांति। परंपरागत 2 नंबर है परंपरागत व्यवस्थाओं में है विशेषता विभेदीकृत शासकीय राजनीतिक व्यवस्थाएं आएंगी विशेषताएं। और पैतृक व्यवस्थाएं अफ्रीका आगाडोगु, केंद्रीकृत नौकरशाही ट्यूडर काल यूके, और सामंती व्यवस्था 12वीं सदी का फ्रांस। आधुनिक व्यवस्थाएं विशेषताएं विभेदीकृत राजनीतिक संरचनाएं। और इनका 3 भाग है। पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरी अधिनायकवादी व्यवस्था और तीसरी थोपी हुई गतिशीलता युक्त। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है? उच्च उपव्यवस्था स्वायत्तता यूके एंड यूएसए, और है सीमित उपव्यवस्था स्वायत्तता फ्रांस, चौथा गणराज्य, और निम्न उपव्यवस्था स्वायत्तता मेक्सिको। उच्च उपव्यवस्था, सीमित उपव्यवस्था और निम्न उपव्यवस्था। अब है अभिनायकवादी में नियंत्रित उपव्यवस्थाएं व प्रजा भाव सहभागी। और रेडिकल सर्वाधिकारवादी यूएसएसआर, रूढ़िवादी सर्वाधिकारवादी जर्मनी, रूढ़िवादी अधिनायकवादी स्पेन, आधुनिकीकृत अधिनायकवादी ब्राज़ील। अब थोपी हुई गतिशीलता युक्त 3 नंबर है थोपी हुई। तो इनमें आधुनिक व्यवस्थाएं घाना और नाइजीरिया। निष्कर्ष, आमंड और पावेल के विकास उपागम में व्यवस्था सिद्धांत के साथ मिलकर संरचनात्मक प्रकारवादी विश्लेषण अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। इतना होते हुए भी विकासशील देशों के संदर्भ में उसमें कुछ अपूर्णताएं, पूर्वाग्रह, दुर्बलताएं यथावत बनी रही। गोल्डर ने उसे यथास्थितिवाद एवं पूंजीवादी विश्लेषण योजना मानते हुए प्रकारवादियों को औद्योगिक समाज के समाजशास्त्रीय अनुदार सिपाही माना है। वे तृतीय विश्व की आकांक्षाओं, उग्र एवं आमूलचूल परिवर्तनों को समझने में सक्षम नहीं है। रुनसिमेन इसे मार्क्सवाद का विकल्प बताता है।